Friends, welcome back to my channel. If you are new here, please subscribe my channel for more videos. आज हम बात कर रहे हैं ऑर्डर 5 सिविल प्रोसीजर कोड की। मैंने आपको अपनी प्रीवियस वीडियो में बताया था ऑर्डर 5 के रूल 17 तक। आज स्टार्ट करते हैं रूल 18 से लेके 30 तक। तो 30 जो है रूल्स हैं इसमें ऑर्डर 5 में। तो स्टार्ट करते हैं। रूल 18 कहता है तामील करने के समय और रीति का स्पष्टांकन किया जाएगा। एंडोर्समेंट ऑफ टाइम एंड मैनर ऑफ सर्विस की किस तरीके से संबंध की जो सर्विस है वो किस तरीके से की गई है और क्या टाइम पीरियड है, सारा कुछ क्या डिफाइन करना होगा। तो तामील करने वाला अधिकारी जो है उन सभी दशाओं में जिसमें संबंध की तामील जो सर्विस है संबंध की नियम 16 रूल 16 के अधीन की गई है उस समय को जब और उस रीति को जिसके संबंध की तामील की गई थी, और यदि ऐसा कोई व्यक्ति है जिसने उस व्यक्ति को जिस पर तामील की गई है पहचाना था या जो संबंध के परिधान और निविदान का साक्षी रहा था, तो उसका नाम और पता कथित करने वाली विवरणी मूल संबंध पर प्रस्तांकित करेगा और कराएगा और मूल संबंध में उपावृत करेगा या कराएगा। यानी कि जो उसका ओरिजिनल संबंध है उस पे उसका क्या है एक सिग्नेचर लेगा कि इस टाइप पे रिसीव हुआ या इस रीति से रिसीव हुआ। तो ये सारा कुछ वो ओरिजिनल जो संबंध है उस पे लेके कोर्ट में सबमिट कराएगा। ये बताया गया है रूल 18। रूल 19 क्या कहता है? रूल 19 कहता है कि तामील करने वाले अधिकारी की परीक्षा जहां संबंध नियम 17 रूल 17 के अधीन लौटा दिया गया है, वहां जो तामील करने वाला अधिकारी की परीक्षा उसकी अपनी कार्रवाइयों के बाबत न्यायालय स्वयं या किसी अन्य न्यायालय द्वारा उस दशा में कराएगा या करेगा जिसमें उस नियम के अधीन विवरणी तामील करने वाले अधिकारी द्वारा पत्र द्वारा सत्यापित नहीं की गई है। यानी कि जो संबंध की तामील करने वाला अधिकारी है, अगर जो प्रतिवादी डिफेंडेंट जो है तामील जो सर्विस करनी है संबंध की उसको लेने से इनकार कर देता है या नहीं पाया जाता, तो उसकी जो गवाही है उसका जो एविडेंस है वो जो अधिकारी जिसने उसको किया है तो कोर्ट उसे ले सकती है, या किसी और कोर्ट ने लेना है तो वो भी ले सकती है। तो उस दिशा में कराएगा। और जो विवरणी तामील करने वाले अधिकारी द्वारा पत्र द्वारा नहीं सत्यापित किया गया है कि इस तरीके से एफिडेविट देके अगर उस अधिकारी ने नहीं कोर्ट को बताया है कि इस तरीके से क्या है प्रतिवादी ने जो संबंध है लेने से इनकार कर दिया या वह नहीं पाया गया, तो उस दशा में वह कर सकेगा और कराएगा उसकी गवाही और उसे सत्यापित की गई है, और उस मामले में ऐसी अतिरिक्त जांच करेगा या कराएगा जो वह ठीक समझे, और यह घोषित करेगा कि संबंध की तामील सम्यक रूप से हो गई है और ऐसी तामील का आदेश करेगा जो वह ठीक समझे। अगर कोर्ट सेटिस्फाइड हो जाती है कि जो वह कह रहा है वो सही है तो तामील को पूरा माना जाएगा, यानी जो संबंध की सर्विस है उसे पूरा माना जाएगा। अदरवाइज कोई अदर ऑर्डर करना है तो वो कोर्ट कर सकती है। ये है रूल 19 में बताया गया है। नेक्स्ट बात करते हैं रूल 20। रूल 20 कहता है प्रस्थापित तामील। मैं अपनी प्रीवियस वीडियो में भी यानी कि अपनी वीडियो जो है उसमें बता चुकी हूँ कि प्रस्थापित तामील क्या होती है, सस्टेंटेड सर्विस क्या होती है। तो जहां न्यायालय का यह समाधान हो जाता है कि और यह विश्वास करने के लिए कारण है कि प्रतिवादी इस प्रयोजन से कि उस पर तामील ना हो पाए सामने आने से बचता है या संबंध की तामील मामूली प्रकार से किसी अन्य कारण से नहीं की जा सकती, जहाँ की कोई डिफेंडेंट जो है जो कि बच रहा है कि संबंध की सर्विस पे ना हो और बाद में वह ये रीजन लगा दे कि उस पर तो संबंध की सर्विस हुई नहीं है, तो उसके ऊपर ये केस किया है उसकी उसे नॉलेज ही नहीं है, तो इस तरीके से अगर कोई व्यक्ति करता है तो उस पर प्रस्थापित तामील जो है सब्स्टिट्यूट सर्विस क्या है करी जा सकती है। कैसे की जा सकती है? तो न्यायालय ऑर्डर कर सकता है कि संबंध की तामील की एक प्रति उसके न्याय सदन में, यानी कि जो कोर्ट है उसके बाहर लगा दी जाए किसी सदस्य स्थान पर लगाकर, या जो ऐसा कोई गृह हो जहाँ वह व्यक्ति निवास करता है, प्रतिवादी निवास करता है, बिजनेस करता है, कारोबार करता है या कोई नौकरी करता है, तो उसके स्थान पर लगाकर क्या है उस संबंध की सर्विस क्या है कराई जा सकती है।
तो इस तरीके से कराई जा सकती है। ये बताया गया है रूल 20 में प्रस्थापित तामील सब्स्टिट्यूटेड सर्विस के बारे में। वेयर द कोर्ट इज satisfied that there is reason to believe that the defendant is keeping out of the way for the purpose of avoiding service, or that for any other reason the summons cannot be served in the ordinary way, the court shall order the summons to be served by effecting and a copy thereof in some conspicuous place of the courthouse, and also upon some conspicuous part of the house and in which the defendant is known to have last residence, and carrying on business and personally work for gain, or in such other manner as the court thinks fit। तो ये बताया गया है रूल 20। रूल 20 के बाद जो आगे इसका सब सेक्शन 1 कहता है, तो 1A कहता है कि जहां नियम 1 के अधीन कार्य करने वाला न्यायालय समाचार पत्र में विज्ञापन द्वारा तामील का आदेश करता है। कोर्ट क्या कहता है कि इस तरीके से भी तामील हो गई, उसके बाद भी क्या है, वे व्यक्ति जो डिफेंडेंट है वो उपस्थित नहीं हुआ, उस केस में वो नेक्स्ट स्टेप लेता है कोर्ट की वह समाचार पत्र पर विज्ञापन के द्वारा क्या है उसे सम्मन की सर्विस करे। तो जहां न्यायालय जो नियम 1 है उपनियम 1 के अधीन कार्य करने वाला न्यायालय समाचार पत्र में विज्ञापन द्वारा तामील का आदेश करता है, वहां समाचार पत्र ऐसा दैनिक समाचार पत्र होना चाहिए जो डेली न्यूज़पेपर होना चाहिए और जिसका परिचालन उस स्थानीय क्षेत्र में होता है। यानी कि नॉर्मली उस क्षेत्र में जहाँ वह व्यक्ति निवास करता है, जहाँ डिफेंडेंट निवास करता है, नॉर्मली उस न्यूज़पेपर का जो है परिचालन है, यानी कि उस न्यूज़पेपर को यूज किया जाता है, चलता है वो। तो उस केस में उस अखबार में दैनिक समाचार पत्र में ऐड किया जाएगा, विज्ञापन किया जाएगा कि ऐसे ऐसे व्यक्ति फलाना फलाना ऐसे कोर्ट से सम्मन आया है, जिससे प्रतिवादी का अंतिम बार वास्तव में स्वेच्छा से निवास करना और कारोबार करना, विलाप के लिए स्वयं काम करना ज्ञात हो। नेक्स्ट आते हैं कि प्रस्तावित तामील का प्रभाव क्या होगा। न्यायालय के आदेश द्वारा प्रस्तावित तामील जो सब्स्टिट्यूटेड सर्विस है इस प्रकार प्रभावी होगी मानो वह स्वयं प्रतिवादी पर की गई हो। यानी कि इस तरीके से जो प्रस्तावित तामील की जा रही है न्यूज़पेपर के थ्रू या किसी जहाँ वह व्यक्ति निवास करता है, डिफेंडेंट या कारोबार करता है, नौकरी करता है, तो उसके सदस्य स्थान पर लगाकर न्यायालय के बाहर लगाकर क्या है उसे हर तरीके से क्या है सूचित किया गया है। तो बाद में उसके ये माना जाएगा कि सारा कुछ करने के बाद कि उस पर सम्मन की सर्विस पूरी हो चुकी है। ये बताता है सब रूल 20 का सब रूल 2। सब रूल 3 कहता है कि जहां तामील प्रस्तापित की गई हो वहां उपसंजाति के लिए समय का नियत किया जाना। जहां तामील न्यायालय के आदेश द्वारा प्रस्तापित की गई है वहां न्यायालय प्रतिवादी को उपसंजाति के लिए ऐसा समय नियत करेगा जो उस मामले में अपेक्षित है। तो सर्कमस्टांसेस के देख के जो टाइम पीरियड है वो डिफेंडेंट को देगा उस सम्मन के थ्रू। नेक्स्ट हम आते हैं जो रूल 21। रूल 21 क्या कहता है? रूल 21 कहता है कि जहां प्रतिवादी किसी अन्य न्यायालय के अधिकारता के भीतर निवास करता है वहां सम्मन की तामील कैसे होगी। सर्विस ऑफ सम्मन वेयर डिफेंडेंट रेजिडिंग विद इन जुरिडिक्शन ऑफ अनदर कोर्ट। सम्मन को वह न्यायालय जिसने उसे निकाला है अपने अधिकारियों में से किसी द्वारा, डाक द्वारा या कोरियर सेवा द्वारा जो उच्च न्यायालय द्वारा अनुमोदित है, फैक्स संदेश द्वारा या इलेक्ट्रिक डाक सेवा या किन्हीं अन्य साधनों द्वारा जिसका उपबंध उच्च न्यायालय द्वारा बनाए गए नियमों द्वारा किया जाए, राज्य के भीतर बाहर ऐसे किसी न्यायालय को भेज सकेगा जो उच्च न्यायालय न हो, जिसकी इस स्थान में अधिकारता है जहाँ प्रतिवादी निवास करता है। कि कोर्ट के द्वारा जो अगर डिफेंडेंट है किसी अदर स्टेट में क्या है रहता है, निवास करता है, तो कोर्ट क्या करेगी उस सम्मन को उस अदर स्टेट के जो कोर्ट है, न्यायालय है, उसमें भेज देगी और सम्मन की सर्विस कराएगी। नेक्स्ट आते हैं रूल 22। रूल 22 कहता है कि बाहर के न्यायालय द्वारा निकाले गए सम्मन की प्रेसिडेंसी नगरों में तामील। इट मीन्स कि जहां सर्विस विद इन प्रेसिडेंसी टाउन ऑफ सम्मन इश्यूड बाय कोर्ट आउटसाइड, जहां कलकत्ता, मद्रास, मुंबई नगरों की सीमाओं से परे स्थापित किसी न्यायालय द्वारा निकाले गए सम्मन की तामील ऐसे सीमाओं में से किसी सीमा के भीतर की जानी है, वहां वह उस लगभग न्यायालय को भेजा जाएगा जिसकी अधिकारता के भीतर उसकी तामील की जानी है।
इट मीन्स कि जो लघुवान न्यायालय स्मॉल कोर्ट है उनको भेजा जाएगा सम्मन और उससे सर्विस करवाई जाएगी सम्मन की, अगर जो प्रतिवादी है वो प्रेसिडेंसी नगरों में निवास करता है। नेक्स्ट आते हैं रूल 23। रूल 23 कहता है जिस न्यायालय को सम्मन भेजा गया है उसका कर्तव्य क्या होगा। ड्यूटी ऑफ कोर्ट इन विच सम्मन इज सेंट, वह न्यायालय जिसको सम्मन नियम 21 और 22, 21 और 22 के अधीन भेजा गया है, उसकी प्राप्ति पर इस बात का गुस्सा होगा मानो वह उसी न्यायालय द्वारा निकाला गया था, और जब वह उससे संबंधित अन्य कार्रवाइयों के अभिलेख के यदि कोई हो सहित सम्मन उसे निकालने वाले न्यायालय को वापस कर देगा। यानी कि जो सारी प्रोसीडिंग्स करके और क्या क्या रीजन है, किस तरह के सम्मन की तामील हुई नहीं हुई, ये सारा डिफाइन करके उसी कोर्ट को वापस भेज देगा कि क्या हुआ है उस सम्मन का। नेक्स्ट आते हैं रूल 24। रूल 24 कहता है कि कारागार में प्रतिवादी पर तामील, जहां प्रतिवादी कारागार में प्रयुक्त है यानी जेल में बंद है जो डिफेंडेंट है, वहां सम्मन कारागार के बासाधक अधिकारी जो ऑफिसर है उस चौकी का या उस जेल का, तो उसको क्या है प्रतिवादी पर तामील के लिए प्रेरित किया जाएगा सम्मन, और डाक द्वारा या कोरियर सेवा द्वारा या उच्च न्यायालय द्वारा जो नियम अनुमोदित है, फैक्स के द्वारा, इलेक्ट्रिक डाक द्वारा, इस तरीके से क्या है उस अधिकारी को भेजा जाएगा और वह उस डिफेंडेंट पे सम्मन की तामील कराएगा। तो ये तरीका भी हो सकता है सम्मन की सर्विस कराने का। नेक्स्ट आते हैं रूल 25। रूल 25 कहता है कि जहां प्रतिवादी भारत के बाहर निवास करता है और उसका कोई अभिकर्ता नहीं है, सर्विस वेयर डिफेंडेंट राइड ऑफ आउट ऑफ इंडिया एंड हैड नो एजेंट, जहां प्रतिवादी भारत के बाहर रहता है यानी डिफेंडेंट है वो भारत में रहता ही नहीं है, भारत आउट ऑफ कंट्री रहता है, तो उसका भारत में से ऐसा कोई अभिकर्ता भी नहीं है कि जिस पर सम्मन की तामील की जाए, तो यह वह रिसीव करने के लिए कोई अपना जो है कोई एजेंट भी नहीं छोड़ के गया है। यदि ऐसे स्थान या स्थान के बीच जहां न्यायालय स्थित है डाक द्वारा संचार है, तो सम्मन उस प्रतिवादी को उस स्थान के पते पर जहां वह निवास कर रहा है डाक द्वारा, कोरियर सेवा द्वारा, फैक्स के द्वारा, इलेक्ट्रिक डाक के द्वारा या अन्य साधन द्वारा जिसका उच्च न्यायालय जो नियम बनाता है उसके द्वारा भेज सकता है। परंतु जहां ऐसा प्रतिवादी बांग्लादेश, पाकिस्तान में निवास करता है, वहां सम्मन उसकी एक कॉपी के सहित प्रतिवादी पर तामील के लिए उस देश के किसी ऐसे न्यायालय को भेज सकेगा जो उच्च न्यायालय ना हो और जिसकी स्थानीय अधिकारिता के भीतर जो प्रतिवादी है वो निवास करता है। इट मीन्स कि अगर कोरियर सेवा है, इलेक्ट्रिक डाक है, तो उसके थ्रू उस व्यक्ति को अगर फॉरेन भी रहता है तो उसके पते पे क्या है सम्मन सर्विस हो जाएगा। लेकिन पाकिस्तान और बांग्लादेश में है तो उसके जो जुरिडिक्शन कोर्ट है उनको वो सम्मन भेजा जाएगा, वहां से वो सम्मन की सर्विस होगी। तो ये बताया गया है रूल 25 में। रूल 25 में एक परंतु है प्रोवाइडेड फर्दर दैट, परंतु यह है कि जहां ऐसा प्रतिवादी बांग्लादेश या पाकिस्तान में लोक अधिकारी है, पब्लिक ऑफिसर है, जो यथास्थिति बांग्लादेश पाकिस्तान की सेना, नौसेना, वायुसेना का नहीं है और उस देश में के रेल कंपनी स्थानीय प्राधिकारी का सेवक है, वहां सम्मन उसके एक प्रति के साथ उस प्रतिवादी पर तामील के लिए उस देश के ऐसे अधिकारी या प्राधिकारी को भेजेगा जिसे केंद्र सरकार राजपत्र में अनुसूचना द्वारा इस निमित्त निर्दिष्ट करे। तो उस अधिकारी को भेजा जाएगा जिसके वहां वो नौकरी करता है, चाहे सर्विस करता है या सरकारी नौकरी करता है, तो उस केस में उस अधिकारी को सम्मन की सर्विस होगी और वह आगे कराएगा। नेक्स्ट आते हैं रूल 26। रूल 26 कहता है कि राजनीतिक अभिकर्ता और न्यायालय की मार्फत विदेशी राज्य क्षेत्र में तामील, सर्विस इन फॉरेन टेरिटरी थ्रू पॉलिटिकल एजेंट और कोर्ट्स, वेयर जहां केंद्र सरकार में निहित किसी विदेशी अधिकारिता के प्रयोग में किसी ऐसे विदेशी राज्य क्षेत्र में जिसमें प्रतिवादी वास्तव में से स्वेच्छा से निवास करता है, बिजनेस करता है, कारोबार करता है या विलाप के लिए स्वयं कार्य करता है, ऐसा राजनीतिक अभिकर्ता नियुक्त किया गया है और न्यायालय स्थापित किया गया है और चालू रखा गया है जिसे उस सम्मन की तामील की सकती है, तो वो इस संहिता के अधीन उस न्यायालय द्वारा निकाला जाएगा।
यानी कि अगर केंद्र सरकार ने कहीं फॉरेन कंट्रीज में क्या है या कोई विदेशी राज्य क्षेत्र में क्या है, अपने कुछ न्यायालय जो हैं जो भारत के जो संबंध वगैरह की सर्विसेज को एक्सेप्ट करते हैं या वहाँ बाहर से कोई संबंध आते हैं, इस तरीके से कोई नियुक्त किया हुआ है न्यायालय या उस तरीके का उस क्षेत्र में, तो उसको संबंध की सर्विस की जाएगी और वह के आगे कराएगा उस डिफेंडेंट पे। नेक्स्ट है, केंद्र सरकार ने किसी ऐसे न्यायालय के बारे में जो किसी ऐसे राज्य में स्थित है और पूर्वोक्त जैसे किसी अधिकारिता के प्रयोग से स्थापित नहीं किया या चालू नहीं रखा गया है, राजपत्र में अधिसूचना द्वारा घोषणा की गई है कि न्यायालय द्वारा इस संहिता के अधीन निकाले गए संबंध की ऐसे न्यायालय द्वारा तामील विधिमान्य तामील समझी जाएगी। यानी कि कोई न्यायालय नहीं है केंद्र सरकार के द्वारा या वो नहीं है, कोई स्थापित नहीं किया गया है, तो फिर जैसे भी जो संबंध की सर्विस है वो की जाएगी, जो पहले जो विधि बताई गई है कोरियर के द्वारा, पते के द्वारा या अदर जहाँ वह काम करता है उसके अधिकारी को देके। वहाँ संबंध ऐसे राजनीतिक अभिकर्ता को न्यायालय को प्रतिवादी पर तामील किए जाने के प्रयोजन के लिए और डाक द्वारा अन्यथा या केंद्र सरकार द्वारा इस प्रकार निर्देश किया जाए तो उस सरकार के विदेशी मामलों में संबंधित मंत्रालय के मार्फत या ऐसी अन्य रीति से जो केंद्र सरकार द्वारा निर्दिष्ट किया जाए भेज सकेगा। और यदि राजनीतिक अभिकर्ता न्यायालय संबंध को ऐसे राजनीतिक अभिकर्ता द्वारा या उस न्यायालय के न्यायाधीश या अन्य पदाधिकारी द्वारा दिए गए तात्पर्य आशय के स्पष्टांकन के सहित लौटा देता है और संबंध की तामील प्रतिवादी पर इसमें से पूर्व रीति से की जा चुकी है तो ऐसा स्पष्टांकन तामील का साक्ष्य माना जाएगा। तो यानी कि अगर संबंध सर्विस हो जाती है और वह लिख के देता रहता है कि वो कोर्ट या जो विदेशी जो एजेंट है वो लिख के दे देता है कि हाँ संबंध की सर्विस हो चुकी है, नहीं हो चुकी है वो भी लिख के देता है, तो ये एज ए प्रूफ कोर्ट में यूज होगा। नेक्स्ट आते हैं रूल 26A। रूल 26A कहता है कि विदेशों के अधिकारियों को सम्मन का भेजा जाना, सम्मन टू बी सेंट इन ऑफिसर ऑफ फॉरेन कंट्री। जहाँ केंद्र सरकार ने राज्य पत्र में अधिसूचना द्वारा किसी विदेशी राज्य क्षेत्र के बारे में यह घोषणा की है कि वह उस विदेशी राज्य क्षेत्र में वास्तव में या स्वेच्छा से निवास करने वाले, बिजनेस करने वाले या विलाप के लिए स्वयं कार्य करने वाले प्रतिवादियों पर तामील किए जाने वाले संबंध विदेशी राज्य क्षेत्र की सरकार के किसी अधिकारी को जो केंद्र सरकार द्वारा निर्दिष्ट भेजा जा सकेगा। जहाँ संबंध ऐसे अधिकारी को भारत के विदेशी मामलों से संबंधित मंत्रालय के मार्फत या अन्य रीति से केंद्र सरकार द्वारा निर्दिष्ट किया जाए भेजे जा सकेंगे। और यदि ऐसा अधिकारी किसी ऐसे संबंध को उसके द्वारा तात्पर्य स्पष्टांकन सहित लौटा देता है और संबंध की तामील प्रतिवादी में की जा चुकी है तो ऐसा स्पष्टांकन तामील का साक्ष्य होगा, एविडेंस होगा। नेक्स्ट आते हैं रूल 27। रूल 27 कहता है कि सिविल अधिकारी द्वारा या रेल कंपनी या स्थानीय प्राधिकारी के सेवक पर तामील कैसे की जाएगी। सर्विस ऑन सिविल ऑफिसर, सिविल पब्लिक ऑफिसर और सर्वेंट ऑफ रेलवे कंपनी और लोकल अथॉरिटी। जहां प्रतिवादी लोक अधिकारी है जो सेना, भारतीय सेना, नौसेना, वायुसेना का नहीं है और रेल कंपनी स्थानीय प्राधिकारी का सेवक है, वहां यदि न्यायालय को यह प्रतीत होता है कि संबंध की तामील अत्यंत सुविधापूर्वक की जा सकती है तो वह उसे उसकी रीति से और इसकी एक कॉपी जो है प्रतिवादी द्वारा रख ली जानी चाहिए और कार्यालय के प्रधान को जिसमें प्रतिवादी नियोजित है प्रतिवादी पर तामील के लिए भेज सकेगा। जो वहाँ का ऑफिसर है, जो प्रधान है उस कार्यालय का, उसको भेज सकेगा, वो संबंध की सर्विस कराएगा उस डिपेंडेंट पे। नेक्स्ट आते हैं रूल 28। रूल 28 कहता है सैनिक, नौसैनिक और वायु सैनिकों पर तामील कैसे की जाएगी। सर्विस ऑन सोल्जर और एयरमैन एंड सोल्जर्स। जहां प्रतिवादी सैनिक, नौसैनिक और वायु सैनिक है वहां न्यायालय संबंध को उसकी एक कॉपी के साथ जो प्रतिवादी रख ले उसके कमांड ऑफिसर को तामील के लिए निर्देश देगा। नेक्स्ट आते हैं रूल 29। रूल 29 कहता है कि उस व्यक्ति का कर्तव्य जिसको संबंध तामील के लिए प्रेरित किया जाए या भेजा जाए। ड्यूटी ऑफ पर्सन टू होम संबंध डिलीवर और सेंट फॉर ऑफ सर्विस। जहाँ जो संबंध कोर्ट के द्वारा जिस ऑफिसर को या अधिकारी को भेजा जाता है उसकी क्या ड्यूटी है।
जहां संबंध तामील के किसी व्यक्ति को रूल 24, रूल 27 और रूल 28 के अधीन प्रेरित किया जाता है, भेजा जाता है, वहां ऐसा व्यक्ति की जिम्मेदारी होगी इसकी तामील यदि संभव हो करने के लिए और उसके हस्ताक्षर करके प्रतिवादी का लिखित अभिस्वीकृति के साथ लौटाने के लिए आबद्ध होगा कि उस डिपेंडेंट साइन ले, उसकी क्या नॉलेज ले, एक्नॉलेजमेंट कि इसको जो ज्ञात हो गया कि इसके लिए सम्मन आया है और ऐसी हस्ताक्षर तामील के साक्ष्य समझे जाएंगे। सेक्शन 2 कहता है रूल 29 का कि जहां किसी कारण से तामील असंभव हो वहां सम्मन ऐसे कारण और तामील करने के लिए कार्रवाई के पूर्व कथन के साथ न्यायालय को लौटा दिया जाएगा और ऐसा कथन तामील ना होने का साक्ष्य समझा जाएगा। यानी किसी रीजन से तामील नहीं हो पाई है तो उसका रीजन लिखना होगा और कोर्ट को लौटा दिया जाएगा और कोर्ट उसको भी एविडेंस मानेगा कि सम्मन की सर्विस इस तरीके से नहीं हो पाई है। नेक्स्ट आते हैं रूल 30। रूल 30 कहता है कि सम्मन के बदले पत्र का प्रस्तावित किया जाना, सब्स्टिट्यूशन ऑफ लेटर फॉर सम्मन। इसमें इसके पूर्व अंतर्विष्ट किसी बात के होते हुए भी जहां न्यायालय की राय है कि प्रतिवादी ऐसी पंक्ति का व्यक्ति है, ऐसी उच्च पंक्ति का व्यक्ति है, एक ऐसा ऑफिसर है जिसकी एक रेपुटेशन है, पब्लिकली रेपुटेशन है, तो उसे सम्मन की जगह एक लेटर भेजा जाएगा जिससे कि उसकी इमेज खराब ना हो, जो उसे इस बात का हकदार बनाती है कि उसके प्रति ऐसा सम्मान पूर्वक बर्ताव किया जाए। वो ऐसा पंक्ति का व्यक्ति है, वहां वह सम्मन के बदले ऐसा पत्र प्रस्थापित कर सकेगा जो न्यायाधीश द्वारा या ऐसे अधिकारी द्वारा जो इस निमित्त नियुक्त किया जाए हस्ताक्षरित होगा। तो उस अधिकारी के द्वारा, न्यायाधीश के द्वारा हस्ताक्षरित होगा, लेकिन जो सम्मन है उसका नाम चेंज करके उसे लेटर का नाम दे दिया गया। यानी कि जो सम्मन है उसका नाम चेंज हुआ और उसको प्रस्थापित तामील को क्या है, सम्मन के बदले पत्र का नाम दे दिया गया। सब सेक्शन 2 कहता है कि उपनियम 1 के अधीन प्रस्तापित पत्र में वे सभी विशिष्टियां होगी जो एक सम्मन में लिखी होती हैं और इसमें उपबंध के रहते हुए हर तरह से सम्मन माना जाएगा और इस लेटर को क्या है, हर तरह से सम्मन ही माना जाएगा। नेक्स्ट आते हैं ऐसे प्रस्तापित पत्र जो है प्रतिवादी को डाक द्वारा, न्यायालय द्वारा चुने गए किसी विदेश संदेश वाहक द्वारा या किसी ऐसी रीति से जो न्यायालय ठीक समझे भेज सकेगा। प्रतिवादी का ऐसा अभिकर्ता एजेंट जो तामील प्रतिगत करने के लिए सशक्त है, जो एजेंट है उसको सम्मन की तामील की जा सकती है। तो इस तरीके से सारा कुछ किया जा सकता है। सम्मन की सर्विस अलग अलग तरीके से बताई गई है ऑर्डर 5 में और वेरी इंपॉर्टेंट होती है ऑर्डर 5 में, क्योंकि ये सम्मन की सर्विस है हर केस में होती है। तो हर व्यक्ति को नॉलेज होनी चाहिए, हर एडवोकेट को नॉलेज होनी चाहिए कि किन किन तरीकों से सम्मन की सर्विस कराई जा सकती है जिससे कि उनको केस में हेल्प हो, और इस तरह की नॉलेज, हर रूल्स को जानना जरूरी होता है। तो फ्रेंड, नेक्स्ट वीडियो में बताऊंगी ऑर्डर 6 जो कि रिलेटेड है प्लीडिंग्स जनरली के बारे में। यानी कि प्लीडिंग्स बहुत महत्वपूर्ण भूमिका निभाती है, उसी से प्लेंट तैयार होता है और प्लेंटिव जो है प्लेंट के द्वारा ही कोई केस दाखिल कर सकता है। तो फ्रेंड, नेक्स्ट वीडियो में वो बताऊंगी। इफ यू लाइक माई वीडियो प्लीज लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब माई चैनल। थैंक यू फॉर वॉचिंग।